चलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल वेव्स ये डिस्कस करते हैं। मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजी कुछ यहाँ पर जो हमें नेक्स्ट आर्टिकल्स में लगने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक वेव हमने कंसिडर किए, दिस इज़ अ वेव। ओके, अब ये ट्रांसवर्स वेव स्टूडेंट्स यहाँ पर, मतलब अल्टरनेट क्रस्ट ट्रफ्स यहाँ पर होंगे। ओके, दिस इज़ अ ट्रांसवर्स वेव। ये एक ट्रांसवर्स वेव हमने कंसिडर किए। ओके, एंड दिस प्रोपोगेट टुवर्ड्स राइट साइड, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव। ओके, नाउ व्हेन वी कंसिडर अ ट्रांसवर्स वेव, इसका मतलब क्या होगा कि जो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, ओके, और पार्टिकल ऑफ मीडियम कैसे वाइब्रेट होते हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। देखिए ये यहाँ पर एक पार्टिकल है ऑफ द मीडियम। ओके, इट मूव्स अप एंड डाउन सो दैट अल्टरनेटली इट प्रोड्यूसेस ट्रफ क्रस्ट। जब ये पार्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुँचेगा तो यहाँ पर क्रस्ट फॉर्म होगा। ओके, जैसे ये पार्टिकल मूव्स बैक होगा टुवर्ड्स द मीन पोजिशन एंड मूविंग डाउनवर्ड, ओके, यहाँ तक आएगा, तब यहाँ पर कौन सा पोर्शन तैयार होगा वेव का, ट्रफ, ये पोर्शन तैयार होगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए हर एक पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं अबाउट द मेन पोजीशन। जैसे देखिए ये पार्टिकल जैसे यहाँ पर जाएगा तो एडजेसेंट पार्टिकल यहाँ पर है, राइट। जैसे ये पार्टिकल नीचे आएगा तो ये पार्टिकल मैक्सिमम लेवल तक जाएगा। मतलब हर एक पार्टिकल वाइब्रेट अबाउट द मेन पोजीशन, तो ये इनका यहाँ तक ऐसा लिमिट होता है। तो पार्टिकल जो होते हैं मीडियम के, हर एक पार्टिकल मूव्स अप एंड डाउन। ओके, तो हर एक पार्टिकल का क्रस्ट और ट्रफ तैयार होता है स्टूडेंट। तो एक एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे नंबर 1 डेफिनेशन है यहाँ पर एम्पलीट्यूड डिनोटेड बाय ए, कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए से डिनोट करते हैं इसको। तो एम्पलीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of particle of medium about its mean position is called amplitude। देखिए जब यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो सारे पार्टिकल्स मीडियम के कहाँ पर होंगे, एक ही लेवल पर होंगे। जैसे हमने वाटर सरफेस पर देखा था ना, तो सब वाटर मॉलिक्यूल्स एक लेवल पे होते हैं। ओके, और जैसे यहाँ पर डिस्टर्बेंस होगा वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स अप एंड डाउन, तो यहाँ पर पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव्स अप एंड डाउन। तो ये पार्टिकल, सपोज ये पार्टिकल हम कंसिडर करते हैं, तो ये मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक यहाँ पर जाएगा, सो दैट दिस डिस्टेंस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो पार्टिकल क्या करता है, यहाँ पर ऑसिलेट होता है अप एंड डाउन। तो फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन, यहाँ से कितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उसका हो सकता है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ओके, और यहाँ पर देखिए और एक पाथ ऑफ ऑसिलेशन। तो पाथ ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, 2a होता है। देखिए अगर पार्टिकल ऑसिलेट होता है अप एंड डाउन, अगर ये 2 सेंटीमीटर अप मूव होता है स्टूडेंट, तो उतना ही 2 सेंटीमीटर डाउन भी मूव होता है। मतलब एम्पलीट्यूड अबव द एक्सिस एंड बिलो द एक्सिस सेम होता है। ओके, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, अप एंड डाउन। तो यहाँ पर देखिए पार्टिकल का जो ऑसिलेशन होगा फ्रॉम क्रस्ट टू द ट्रफ, तो ये इतना ऑसिलेशन होगा ना उसका। तो पाथ ऑफ ऑसिलेशन कितना हुआ, a प्लस ए, दैट इज 2a। तो पाथ ऑफ ऑसिलेशन होता है 2a एंड एम्पलीट्यूड कितना होगा, a होगा। ओके, नाउ सेकंड यहाँ पर डेफिनेशन है स्टूडेंट, दैट इज वेवलेंथ। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल लैम्डा। वेवलेंथ का मीनिंग क्या होता है, देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पार्टिकल्स ऑफ मीडियम विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। देखिए यहाँ पर एक पार्टिकल हम कंसिडर करते हैं। ओके, so that this particle is for example a particle,
नाउ अब यहाँ पर दूसरा एक पार्टिकल है, सपोज बी पार्टिकल। ओके, तो देखिए ए पार्टिकल क्रस्ट पर है, बी पार्टिकल भी यहाँ पर क्रस्ट पर है। ओके, जब ए पार्टिकल मीन पोजीशन पर आएगा तो बी पार्टिकल भी मीन पोजीशन पर आएगा। ए पार्टिकल जब ट्रफ पर पहुँचेगा तो बी पार्टिकल भी ट्रफ पर पहुँचता है। जब ये मीन पोजीशन पर आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों पार्टिकल का स्टेट ऑफ ऑसिलेशन कैसा है स्टूडेंट, सेम है। सो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पार्टिकल इज नोन एज वेवलेंथ, दैट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ओके, उसी तरह से देखिए ट्रफ पर एक पॉइंट कंसिडर करते हैं हम डी पॉइंट, और इस ट्रफ पर भी एक पॉइंट है ई पॉइंट, फॉर एग्जांपल डी एंड ई। ओके, तो ये दोनों पार्टिकल देखिए सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब लेकिन वो सक्सेसिव होने चाहिए। ओके, एक के बाद एक आने वाले पार्टिकल्स होने चाहिए। तो ए एंड बी पार्टिकल आर सक्सेसिव टू पार्टिकल्स विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। उसी तरह से देखिए डी और ई पॉइंट भी यहाँ पर मीडियम के ऐसे दो सक्सेसिव पार्टिकल, एक के बाद एक आने वाले, जो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन दोनों का सेम है। तो डी और ई पार्टिकल के बीच डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ होता है स्टूडेंट, या फिर शॉर्टली हम इस तरह से भी इसको डिफाइन करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट इज नोन एज वेवलेंथ, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ इज आल्सो नोन एज वेवलेंथ। ओके, या फिर और एक दो पार्टिकल्स यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं। सपोज यहाँ पर पार्टिकल है P और यहाँ पर पार्टिकल है Q। अब ये दो पार्टिकल्स भी देखिए, इनका स्टेट ऑफ ऑसिलेशन सेम रहता है स्टूडेंट, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पार्टिकल इज आल्सो इक्वल टू वेवलेंथ। मतलब कॉमन डेफिनेशन क्या हो गया अब कि ऐसे दो पार्टिकल सक्सेसिवली इन द मीडियम विच परफॉर्म्स सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, मतलब दोनों के बीच फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 पाई होता है स्टूडेंट्स। ओके, अगर दोनों पार्टिकल क्रस्ट पर आ जाते एक साथ और दोनों एक साथ ट्रफ पर आ जाते तो दैट टू पार्टिकल्स आर इन द सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, और ऐसे दो सक्सेसिव पार्टिकल के बीच डिस्टेंस जो होता है दैट इज नोन एज वेवलेंथ। ओके, तो वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव particles of medium which are in same state of oscillation या वाइब्रेशन। ऑसिलेशन क्लियर है ना आपको, देखिए जैसे ये पार्टिकल यहाँ पर मूव होता है अप एंड डाउन, तो दिस इज नोन एज ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन मतलब क्या होता है, देखिए पार्टिकल मीन पोजीशन पर है तो क्रस्ट पर पहुंचेगा, फिर से मीन पोजीशन, फिर से ट्रफ पोजीशन पर, और फिर से क्रस्ट पोजीशन पर, तो ये एक ऑसिलेशन हो गया। सो दैट दिस पार्टिकल परफॉर्म्स सेम सेट ऑफ ऑसिलेशन अगेन एंड अगेन। ओके, सो दैट पार्टिकल परफॉर्म्स ऑसिलेशन। तो यहाँ पर ऐसे दो पार्टिकल जिनका स्टेट ऑफ ऑसिलेशन सेम होता है स्टूडेंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू सच सक्सेसिव पार्टिकल्स ऑफ मीडियम विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन इज नोन एज वेवलेंथ। ओके, तो यहाँ पर क्रस्ट क्रस्ट, ट्रफ ट्रफ, या फिर P और Q पॉइंट जो मेन पोजीशन पर है सक्सेसिव टू पार्टिकल, उनके बीच का डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ, दैट इज लैम्बडा, राइट ना। उसके बाद देखिए नंबर 3, पीरियड of the wave, that is denoted by capital T। अब पीरियड ऑफ द वेव मतलब क्या होता है, that is the time taken by the particle of medium to complete one oscillation। okay, definition देखिए first, the time taken by particle of medium to perform वन ऑसिलेशन। देखिए जैसे ए पार्टिकल है, ये मेन पोजीशन पर इनिशियली, ओके, नाउ स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, मतलब ये क्रस्ट पर पहुंचेगा, फिर से मेन पोजीशन, फिर से ट्रफ पोजीशन पर, फिर से मेन पोजीशन, तो इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होना है। इसके लिए जो टाइम लगता है दैट इज नोन एज पीरियड, दैट इज आल्सो नोन एज पीरियोडिक टाइम ऑफ ऑसिलेशन। Okay, the time taken by particle of medium to perform one oscillation is known as period.
तो इसका यूनिट क्या होगा फिर, SI यूनिट इज सेकंड। जैसे देखिए एम्पलीट्यूड डिस्टेंस है तो इसका SI यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। वेवलेंथ भी यहाँ पर 2 पार्टिकल के बीच डिस्टेंस है ना, तो इसका भी SI यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, मीटर ही होता है। ओके, नंबर 4, डबल पीरियोडिसिटी। ये एक पॉइंट है स्टूडेंट, डबल पीरियोडिसिटी या फिर डबली पीरियोडिक। ये जो वेव मोशन होता है, ओके, वेव मोशन, व्हाट इज वेव मोशन? वेव मोशन का मतलब क्या होता है, दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजिशन एंड इन ऑर्डर टू ट्रांसफर एनर्जी, दैट इज नोन एज वेव मोशन। अब यहाँ पर ये जो वेव मोशन होता है, ये वेव मोशन डबल पीरियोडिसिटी होता है या फिर डबली पीरियोडिक होता है। डबल पीरियोडिक मतलब दैट इज पीरियोडिक इन टाइम एंड पीरियोडिक इन स्पेस। देखिए इसलिए इसको डबल पीरियोडिक कहते हैं। अब पीरियोडिक इन टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ए पार्टिकल है, अगर यहाँ पर इसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए 2 सेकंड लगता है स्टूडेंट, कितना, फॉर एग्जांपल 2 सेकंड। देखिए ए पार्टिकल है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है 2 सेकंड के अंदर, तो हर एक पार्टिकल यहाँ पर 2 सेकंड के अंदर एक ऑसिलेशन कंप्लीट करते हैं। हर एक पार्टिकल को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना वक्त लगता है स्टूडेंट, 2 सेकंड। मतलब हर एक पार्टिकल क्या है, पीरियोडिक इन नेचर है, दैट इज पीरियोडिक इन टाइम। तो हर एक पार्टिकल का ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए सेम टाइम लगता है, सो दिस इज नोन एज पीरियोडिक इन टाइम। ओके, अब देखिए 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ए, मतलब ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन हाउ मच डिस्टेंस दैट पार्टिकल कवर। तो देखिए ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन देखिए फ्रॉम मीन पोजीशन टू क्रस्ट तक, ये क्या है, ए, फिर से क्रस्ट टू मीन पोजीशन ए, ओके, देन मीन पोजीशन टू ट्रफ ए एंड अगेन ट्रफ टू मीन पोजीशन ए। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज इक्वल टू 4a। राइट स्टूडेंट, अब देखिए अगर इसका एम्पलीट्यूड हम 2 सेंटीमीटर कंसिडर करते हैं, तो ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन ए पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, दैट इज 4 टाइम्स ए, सो दिस इज कितना, 8 सेंटीमीटर, बराबर है। देखिए 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो एक ऑसिलेशन के दौरान पार्टिकल ने 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया है। अब हर एक पार्टिकल की बात करते हैं, सपोज यहाँ पर ये बी पार्टिकल है, तो बी पार्टिकल को भी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए 2 सेकंड लगता है, और 2 सेकंड के दौरान इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 8 सेंटीमीटर। मतलब व्हाइल वेव इज प्रोपोगेटिंग, वेव जब प्रोपोगेट होती है थ्रू द मीडियम, द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो हर एक पार्टिकल का पीरियोडिक टाइम कैसा होता है, सेम होता है, एंड ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन हर एक पार्टिकल सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है स्टूडेंट। सो दिस इज पीरियोडिक इन स्पेस, पीरियोडिक इन डिस्टेंस। ओके, तो वेव मोशन क्या होता है, डबल पीरियोडिक होता है, एक तो टाइम, पीरियोडिक इन टाइम एज वेल एज पीरियोडिक इन डिस्टेंस या पीरियोडिक इन स्पेस होता है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, इट हैज़ प्रॉपर्टी डबल पीरियोडिसिटी। नो, नंबर 5 नेक्स्ट देखिए, फ्रीक्वेंसी। Frequency denoted by n. Okay, sometimes it is also denoted by f. Now frequency का मीनिंग क्या होगा, that is the number of oscillations per unit time. देखिए the number of oscillations per unit time is called फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑसिलेशन। ओके, मतलब यूनिट टाइम के अंदर पार्टिकल ने कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट किए। अगर यहाँ पर पार्टिकल 1 सेकंड के अंदर एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी स्टूडेंट, 1 होगी।
अगर 1 सेकंड के अंदर पार्टिकल्स ने यहाँ पर 10 ऑसिलेशन कंप्लीट किए तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 10, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल पर यूनिट सेकंड पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ओके, दैट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। तो फिर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट? दैट फ्रीक्वेंसी एफ और एन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम। रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम होता है स्टूडेंट। ओके, देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया था कि पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए 2 सेकंड टाइम लेता है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एक ऑसिलेशन के लिए 2 सेकंड लगते हैं। ओके, मतलब 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन होगा, तो 1 सेकंड में कितना होगा? हाफ ऑसिलेशन ही होगा ना। हाफ ऑसिलेशन मतलब 1/2। ओके, 1/2 इतना ही ऑसिलेशन होगा, तो 2 मतलब पीरियोडिक टाइम, राइट। तो यहाँ पर हम 1/t इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला हो जाता है, n इज इक्वल टू 1/t। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नंबर 6, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव। ओके, अब ये ध्यान से देखिए यहाँ पर फ्रॉम द पार्टिकल ए से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये क्रस्ट पर है इस वक्त। ओके, और यहाँ पर क्या होगा? जैसे इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो वेव या फिर एनर्जी होगी या फिर वेलोसिटी मोमेंटम, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? इक्वल टू द वेवलेंथ। देखिए, जैसे ए पार्टिकल का एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है और ये दूसरा ऑसिलेशन करने के लिए तैयार होता है, तब ये बी पार्टिकल का फर्स्ट ऑसिलेशन स्टार्ट होता है स्टूडेंट। देखिए ध्यान से, नो ए पार्टिकल जब यहाँ पर आएगा तो एडजेसेंट पार्टिकल इस पोजीशन पर आएंगे। ओके, जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। ओके, तो डिस्टर्बेंस भी ट्रांसफ़र होगा, तो इसलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जैसे ये यहाँ पर पहुँचेगा ए पार्टिकल, ओके, तो ये यहाँ तक आएगा डिस्टर्बेंस। जैसे ही नीचे की तरफ जाएगा तो ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएंगे। ओके, और जैसे ये पार्टिकल फिर से मीन पोजीशन पर आएंगे तब तक डिस्टर्बेंस बी पार्टिकल तक पहुंचता होगा। मतलब देखिए अब कि इस ए पार्टिकल का जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा तो जो डिस्टर्बेंस है एनर्जी बी पार्टिकल तक पहुंचती है, और जैसे ये दूसरा ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा तो बी पार्टिकल भी फर्स्ट ऑसिलेशन स्टार्ट करता है। जब इसके 3 ऑसिलेशंस हो गए, ओके, तो इसके 2 ऑसिलेशंस हो गए, तब यहाँ पर और एक पार्टिकल होगा जिसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। मतलब इस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो देखिए ध्यान से अब यहाँ पर ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन, जैसे ए पार्टिकल का एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, एनर्जी कहाँ तक पहुँचेगी? बी पार्टिकल तक पहुँचेगी ना स्टूडेंट। जब ये ए पार्टिकल दूसरा ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा तो बी पार्टिकल फर्स्ट ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। ओके, जैसे इसका सेकंड ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, इसका फर्स्ट ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। ओके, जैसे ए पार्टिकल का थर्ड ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, इसका सेकंड ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, तब तक ये एनर्जी यहाँ तक पहुँचेगी और इस पार्टिकल का फर्स्ट ऑसिलेशन स्टार्ट होगा। इस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, राइट। तो ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन, देखिए ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन एनर्जी कहाँ से कहाँ तक मतलब ट्रांसफ़र हुए? ए टू बी पार्टिकल, और ए और बी पार्टिकल के बीच डिस्टेंस कितना है? लैम्बडा है ना स्टूडेंट। ओके, मतलब यहाँ पर ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इज इक्वल टू इट्स वेवलेंथ। तो हमारे पास बेसिक फार्मूला ना वेलोसिटी का, क्या है फार्मूला? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, नाउ ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन देखिए वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी? ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन डिस्टेंस कितना ट्रैवल होता है? इक्वल टू इट्स वेवलेंथ। तो डिस्टेंस के जगह पर हम लिखेंगे वेवलेंथ, राइट। एंड ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन देखिए ए पार्टिकल का जब एक ऑसिलेशन होगा तो उसके लिए कितना टाइम लगता है? इक्वल टू इट्स पीरियोडिक टाइम। ओके, तो पीरियोडिक टाइम मतलब द टाइम टेकन बाय पार्टिकल ऑफ मीडियम टू परफॉर्म वन ऑसिलेशन। तो यहाँ पर पीरियोडिक टाइम लिखेंगे हम, पीरियड या फिर पीरियोडिक टाइम। तो वेलोसिटी का सिंबल होता है v इज इक्वल टू वेवलेंथ लैम्बडा डिवाइड बाय पीरियोडिक टाइम t।
तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट। ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन, देखिए ए पार्टिकल जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तब तक एनर्जी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, अप टू द पॉइंट बी, मतलब इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ वेवलेंथ। ओके, और ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन जो टाइम लगता है दैट इज नोन एज पीरियोडिक टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन डिस्टेंस कितना कवर होता है, इक्वल टू वेवलेंथ, एंड ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन टाइम कितना लगता है, उसका पीरियोडिक टाइम इतना। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन पीरियड, v इज इक्वल टू लैम्बडा बाय टी। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ पर तैयार हो गया स्टूडेंट फॉर द वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव के लिए। ओके, मतलब ये जो यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, ओके, उसका रेट पर यूनिट टाइम, मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द वेव। और वेलोसिटी ऑफ द वेव के लिए ये फॉर्मूला यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड पीरियड, v इज इक्वल टू लैम्बडा बाय टी। ओके, नाउ अब देखिए लैम्बडा इनटू इसको हम 1/t इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ v इज इक्वल टू, ओके, देखिए 1/t मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम n लिखेंगे और ये लैम्बडा। तो और एक फार्मूला हमें मिलता है ना इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इनटू इट्स वेवलेंथ। ओके, ये फॉर्मूला यहाँ पर स्टूडेंट। या फिर देखिए n इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लैम्बडा, मतलब फ्रीक्वेंसी इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वेव वेलोसिटी टू द वेवलेंथ, ये दोनों का रेशियो मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। और एक फार्मूला यहाँ पर हमें मिलता है फ्रीक्वेंसी के लिए, राइट स्टूडेंट। तो ये बेसिक फार्मूला है वैसे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, मतलब वेव वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। देखिए किसी पर्टिकुलर वेव की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, मीडियम अगर चेंज भी हो जाता है, ओके, जैसे अगर साउंड वेव है तो साउंड वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू द एयर फर्स्ट देन टू द वाटर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है स्टूडेंट। फ्रीक्वेंसी अगर सेम रहती है तो फिर डिफरेंस कहाँ पर आएगा, वेलोसिटी और वेवलेंथ पर आता है। ओके, देखिए इसका फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाली है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है तो वेवलेंथ भी डिक्रीज होता है। वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो जाती है, अगर वेव ट्रांसमिट हो जाती है फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, वेलोसिटी अगर इंक्रीज होती है तो वेवलेंथ भी वहाँ पर इंक्रीज होता है, सो दैट द रेशियो v बाय लैम्बडा रिमेन्स सेम। तो ये बेसिक पॉइंट है यहाँ पर स्टूडेंट, ये ध्यान रखिए कि वेव अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र हो जाती है, ट्रैवल करती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। हाँ, वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज हो जाती है, लेकिन उनका रेशियो हमेशा सेम या कांस्टेंट रहता है। तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज होती है तो वेवलेंथ भी डिक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो वेवलेंथ भी इंक्रीज होती है, राइट स्टूडेंट। अब ये टेक्निक जो है, ये जो फार्मूला है, ये जो लॉजिक है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स, वेदर इट इज़ ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैकेनिकल वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए लाइट वेव्स के अंदर रे ऑप्टिक्स में आपने ये देखा होगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव रिमेन्स सेम even if the light transfer or propagate from one transfer medium to another transfer medium, तो लाइट की वेलोसिटी चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ओके, सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, फेज एंड फेज डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अब फेज का मतलब क्या है, देखिए जैसे यहाँ पर एक ट्रांसवर्स वेव हमने कंसिडर किए, फॉर एग्जाम्पल अ स्ट्रिंग, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स टू दिस रिजिड सपोर्ट, ओके, और दूसरा जो एंड होगा दैट फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज मूविंग अप एंड डाउन, सो दैट अलॉन्ग द स्ट्रिंग इस तरह से अल्टरनेट क्रस्ट बन जाएंगे। सो दिस इज ट्रांसवर्स वेव। ओके, अगर यहाँ पर ये पार्टिकल हम कंसिडर करते हैं ए पार्टिकल है, तो जब ये ए पार्टिकल यहाँ तक पहुँचेगा, ओके, और इस तरह से अगर हम इसको मूव अप डाउन करेंगे तो ट्रांसवर्स से सेटअप होगी ना अलॉन्ग द स्ट्रिंग। नाउ अब ए पार्टिकल और यहाँ पर एक पार्टिकल है, ओके, लेट दिस पार्टिकल इज बी, तो दोनों सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन में है ना। तो अब फेज का मीनिंग क्या होता है, देखिए जैसे
यहाँ पर डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जैसे यहाँ पर देखिए ए पार्टिकल अगर यहाँ पर है तो उसका एडजेसेंट पार्टिकल यहाँ पर होगा, उसका एडजेसेंट पार्टिकल यहाँ पर होगा, उसका एडजेसेंट पार्टिकल यहाँ पर होगा। इस तरह से ऑल पार्टिकल्स आर इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। अब यहाँ का पार्टिकल यहाँ पर चला जाएगा, तो जैसे मीन पोजीशन पर हर एक पार्टिकल यहाँ पर ऑसिलेट होते हैं अप एंड डाउन स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ का पार्टिकल यहाँ पर आ गया, उसका एडजेसेंट पार्टिकल यहाँ पर, तो हर एक पार्टिकल ऑसिलेशन पोजीशन में है ना स्टूडेंट, एक भी पार्टिकल रेस्ट नहीं यहाँ पर। देखिए अलोंग द स्ट्रिंग एवरी पार्टिकल आर इन द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन स्टूडेंट। ओके, तो ए और बी पार्टिकल, ये दो पार्टिकल सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन में है ना, तो अगर यहाँ पर हम एंगल मान लेते हैं 0, ओके, सो यहाँ पर क्या होगा π/2 होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर होता है, तो इस पॉइंट पर होगा एंगल पाई, यहाँ पर होगा 3π/2 और इस पोजीशन पर एंगल होगा 2π। तो मुझे बताइए ए पार्टिकल का फेज कितना है? 0 है। फेज मतलब क्या होता है? दैट इज द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट। तो ए पार्टिकल यहाँ से अगर हम एंगल स्टार्ट करते हैं मेजरिंग करने के लिए, ओके, तो ये एंगल 0 है स्टूडेंट। बी पार्टिकल का एंगल कितना होगा? 2π। ओके, अब बी और एक पार्टिकल यहाँ पर कंसिडर करेंगे हम, ओके, तो यहाँ पर फेज कितना होगा स्टूडेंट? 4π, राइट। देखिए यहाँ पर होगा 3π, 0π, 2π, 3π, 4π, 5π। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम कंटिन्यूस करते हैं, ओके, इस तरह से, तो यहाँ पर जो पार्टिकल होगा यहाँ पर एंगल कितना होगा, मतलब फेज कितना होगा? 6π। तो इस तरह से देखिए 0, 2π, 4π, 6π, 8π, ओके, इस पोजीशंस पर क्या होंगे? क्रस्ट होंगे स्टूडेंट। और देखिए ये जो पाई पोजीशन यहाँ पर क्या होंगे? ट्रफ्स होंगे। ओके, ये क्रस्ट के लिए है और ट्रफ की फर्स्ट पोजीशन क्या होगी? पाई। उसके बाद देखिए क्रस्ट कहाँ पर है? यहाँ पर है, मतलब 3π। ओके, उसके बाद क्रस्ट कहाँ है? 4π। अब ये 5π हो गया, यहाँ पर 5π, ओके, 7π एट्सेट्रा। मतलब इस डायग्राम में क्रस्ट कहाँ पर प्रोड्यूस होंगे? एट फेज 0, 2π, 4π, 6π, 8π। और ट्रफ्स कहाँ पर होंगे क्रिएट? पाई, 3π, 5π, 7π और मल्टीपल ऑफ पाई, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर क्रस्ट तैयार होंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, जो पॉइंट्स यहाँ पर क्रस्ट पर है सब पार्टिकल्स सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन में होते हैं। ओके, तो अब देखिए ए पार्टिकल का फेज कितना है? 0 है। बी पार्टिकल का फेज कितना है? 2π है। देन नेक्स्ट पार्टिकल, सपोज यहाँ पर ए पार्टिकल, बी पार्टिकल, सपोज ये सी पार्टिकल है, यहाँ पर डी पार्टिकल है। ओके, इस तरह से, तो ए बी सी डी पार्टिकल सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन में, तो ए पार्टिकल का फेज है 0, बी पार्टिकल का फेज है यहाँ पर 2π, ओके, सी पार्टिकल का फेज है यहाँ पर 4π, डी पार्टिकल का फेज है स्टूडेंट यहाँ पर 6π। तो हर एक पार्टिकल का फेज डिफरेंट होता है, डिफरेंट फेज ऑफ एंगल्स में वो वाइब्रेट होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर पहला जो क्रस्ट है, सॉरी ट्रफ है, तो इसका फेज कितना होगा? पाई रेडियन होगा। इस ट्रफ का फेज कितना होगा? 3π होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो थर्ड ट्रफ होगा उसका फेज होगा 5π, 7π, 9π, 11π एट्सेट्रा। मतलब हर एक पार्टिकल का फेज डिफरेंट है स्टूडेंट। ओके, तो ये फेज, यहाँ पर फेज मतलब द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट। ओके, तो ये एंगल हम यहाँ पर ऐसे डिसाइड कर सकते हैं स्टूडेंट। नो, फेज डिफरेंस का मीनिंग क्या होगा? सिंपल है, अगर हमें यहाँ पर ए और बी पार्टिकल जो सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन में, उनके बीच फेज डिफरेंस कितना है ये पूछते हैं, तो बताइए मुझे, ए पार्टिकल का फेज कितना है? 0 है। बी पार्टिकल का फेज कितना है? 2π। तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस क्या होगा? 2π माइनस 0, ज़्यादा एंगल माइनस कम एंगल, 2π माइनस 0 मतलब 2π रेडियन। इतना ए और बी पार्टिकल के बीच फेज डिफरेंस है स्टूडेंट। मतलब मिनिमम 2 सक्सेसिव पार्टिकल के बीच फेज डिफरेंस कितना होता है? 2π होता है। अब ए पार्टिकल और सी पार्टिकल, ओके, ए पार्टिकल का फेज कितना है? 0 है, और सी पार्टिकल का फेज है 4π। तो इन दो पार्टिकल के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट? 4π माइनस 0 दैट इज 4π रेडियन। क्लियर? फेज डिफरेंस मतलब क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ टू डिफरेंट पोजिशंस एट गिवन इंस्टेंट।
ओके, नाउ अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्रस्ट और ये फर्स्ट ट्रफ है, तो फर्स्ट क्रस्ट पर फेस कितना है 0 है, फर्स्ट ट्रफ पर फेस कितना है पाई, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना होगा, दैट इज फेस डिफरेंस पाई माइनस 0 दैट इज पाई रेडियन, ये दोनों के बीच डिफरेंस होगा, मतलब क्रस्ट और ट्रफ के बीच फेस डिफरेंस हमेशा कितना होता है, पाई रेडियन होता है। देन बी और सी पॉइंट के बीच फेस डिफरेंस कितना होगा, 4 पाई माइनस 2 पाई दैट इज 2 पाई। ओके, तो 2 सक्सेसिव क्रस्ट के बीच फेस डिफरेंस हमेशा 2 पाई होता है। उसी तरह से देखिए ये ट्रफ है और उसका सक्सेसिव ट्रफ ये है, तो यहाँ पर फेस कितना है 3 पाई और ये पाई, 3 पाई और पाई दोनों के बीच फेस डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई होगा। ओके, 5 पाई 3 पाई अगेन 2 पाई, इसका मतलब जो दो पार्टिकल्स होंगे, मतलब 2 सक्सेसिव पार्टिकल्स विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, उनके बीच हमेशा फेज डिफरेंस होता है 2 पाई रेडियन। नो, अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, देखिए ये पॉइंट है, यहाँ पर P पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट है। ओके, और ये A पॉइंट है। अब दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा, ये अगर हमें निकालना है स्टूडेंट। ओके, ये अगर हमें निकालना है, या फिर उसके पहले क्या करेंगे हम, P पार्टिकल पर फेज एंगल कितना होगा ये निकालते हैं। सपोज P पार्टिकल पर फेज एंगल है, देखिए पाई से कम ही होगा ना ये, ओके, बिकॉज यहाँ पर पाई, तो यहाँ इसका जो फेज एंगल होगा लेट इट इज़ डेल्टा, ये कितना होगा, डेल्टा होगा। ओके, एंड फ्रॉम द ओरिजिन इट इज सिचुएटेड, ओके, देखिए P पॉइंट हमने कंसिडर किया है, उसका स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब फेज एंगल हमें निकालना है, मतलब मान लेते हैं डेल्टा एंगल है। नाउ अब ये पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन कितने डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, x डिस्टेंस पर। ओके, नाउ ओरिजिन पर A पार्टिकल है, 2 पाई फेज डिफरेंस पर कौन सा पार्टिकल है, B पार्टिकल है, बिकॉज A एंड B आर इन द सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। तो देखिए A और B के बीच डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट, लैम्बडा, वेवलेंथ, बराबर है। देखिए A पार्टिकल और B पार्टिकल के बीच डिस्टेंस क्या होता है, वेवलेंथ, है ना, मतलब B पार्टिकल फ्रॉम द A पार्टिकल मतलब ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, लैम्बडा है, और उनके बीच फेज डिफरेंस B पार्टिकल का फेज एंगल कितना है, 2 पाई है ना, मतलब यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं लैम्बडा, ओके, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव पार्टिकल विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, ये पाथ डिफरेंस स्टूडेंट। ओके, इक्वलेंट टू फेज डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई। उसी तरह से अगर एक पार्टिकल हम P कंसिडर करते हैं जिसका पाथ डिफरेंस है ओरिजिन से x, राइट, तो करस्पॉन्डिंग फेज एंगल क्या होगा P पॉइंट का, यहाँ पर डेल्टा होगा स्टूडेंट, डेल्टा। तो यहाँ से हम डेल्टा के लिए इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। देखिए डेल्टा इज इक्वल टू, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले लेंगे हम, डेल्टा इंटू लैम्डा, ओके, इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एक्स दैट इज 2 पाई एक्स। सो डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो इस फॉर्मूले से हम P पॉइंट का फेज एंगल क्या होगा ये निकाल सकते हैं स्टूडेंट, और जो भी रेडियन में आएगा उसमें से 0 माइनस करना है, मतलब ये फेज डिफरेंस मिलेगा फिर, राइट। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, दैट इज डेल्टा मतलब फेज एंगल एट पॉइंट P एट गिवन इंस्टेंट, ओके, एंड इट इज़ गिवन बाय 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई कांस्टेंट है, लैम्डा भी किसी पर्टिकुलर वेव के लिए कांस्टेंट होती है, तो दैट डेल्टा डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो डेल्टा इज इक्वल 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ये फॉर्मूला यहाँ पर मिलता है स्टूडेंट, ओके।